हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रैप। समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम द हिंदू के 31 दिसंबर 2020 के समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। आज 2020 का आखिरी दिन है, कल से 2021 की शुरुआत होगी। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2021 का यूपीएससी का अटेम्प्ट देंगे, तो अब आपके लिए सीरियस होने का टाइम है और आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए हम समाचार पत्र विश्लेषण शुरुआत करते हैं। 31 दिसंबर 2020 के समाचार पत्र विश्लेषण में जिस न्यूज की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम द एग्री पॉलिसी चाफ। तो ये जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि काफी समय से फार्म बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उसी के संबंध में ये एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है और इस एडिटोरियल में बताया गया है कि जो कृषि सब्सिडी दी जाती है वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो क्यों दी जाती है और साथ ही भारत के अलावा जो अन्य देशों के द्वारा कृषि सब्सिडी दी जाती है उसकी तुलना इस एडिटोरियल में की गई है। तो इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि खेती के कानून को लेकर जो बहस चल रही है उसका जो ध्यान है वो कृषि सब्सिडी का जो मुद्दा है उस पर केंद्रित होना चाहिए और कृषि सब्सिडी पर कितना खर्च किया जाना चाहिए उस पर ध्यान होना चाहिए। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि कृषि कानून अर्थात फार्म बिल और एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको जारी रखने के लिए किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है और उसके संबंध में जो कानून लाए गए थे उस पर जो बहस चल रही है उस पर अक्सर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सरकार को खेती में सब्सिडी प्रदान करने के लिए जो करदाताओं का पैसा है उसको उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस देश में जो समुदाय है कृषि से संबंधित उसमें अगर हम तार्किक रूप से बात करें तो इसमें दो प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन अभी भी किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से इन प्रश्नों को नहीं पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि सरकारों ने कृषि सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकारी खजाने का उपयोग क्यों किया है, अर्थात जो कृषि सब्सिडी प्रदान की जाती है उसके लिए जो करदाताओं के द्वारा पैसा दिया जाता है उसका उपयोग सरकार के द्वारा क्यों किया जाता है। दूसरा ये है कि कृषि में पर्याप्त रुचि रखने वाले जो अन्य देश हैं उनकी तुलना में भारत का कृषि सब्सिडी पर खर्च कितना बड़ा है, अर्थात अन्य देशों की तुलना में भारत के द्वारा कृषि सब्सिडी पर कितना ज्यादा खर्च किया जाता है। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में चर्चा करें तो इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि व्यापार को लेकर जो कृषि है वहां पर हमेशा से प्रतिकूल माहौल रहा है, एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड अर्थात कृषि के क्षेत्र में व्यापार जो है वो हमेशा से प्रतिकूल रहा है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई पर्यवेक्षक है, अगर कोई इंडियन इकोनॉमी का ऑब्जर्वर है तो उसे ये स्पष्ट होना चाहिए कि देश की जो कृषि है जो शेष ग्रामीण कार्यबल का समर्थन करती है, अर्थात देश में जो कृषि है उसमें जो ग्रामीण कार्यबल है वो उनका सबसे ज्यादा समर्थन करती है और ये हमेशा से अपने साधनों से परे रही है। अगर हम 1950 से 51 की बात करें तो इस बीच में देश की जो जीडीपी है उसमें कृषि की हिस्सेदारी 45% थी, अर्थात जीडीपी जो है उसका 45% हिस्सा कृषि से संबंधित था और इसके अलावा इसमें जो कर्मचारी कार्य करते थे उनकी हिस्सेदारी 70% थी। लेकिन अगर उसके हम 7 दशकों के बाद के बारे में बात करें, 70 वर्षों के बाद में कृषि के बारे में अब अगर हम बात करें तो जो जीडीपी है उसमें कृषि की जो हिस्सेदारी है वो अब केवल 16% के आसपास रह गई है, उससे भी कुछ कम हो गई है। लेकिन अभी भी इस पर जो वर्कफोर्स जो कार्यबल निर्भर है वो 50% तक है, अर्थात जीडीपी में जो कृषि का हिस्सा है वो कम हो गया है, सर्विस सेक्टर बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कृषि पर जो निर्भर लोग हैं उनकी संख्या अभी काफी ज्यादा है। तो गैर कृषि के जो क्षेत्र हैं उसकी दृष्टि से कृषि क्षेत्र पर जो निचोड़ है वो और भी स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया है कि जो कृषि है वो 1980s का जो दशक था और उसके बाद की जो अवधि थी उस समय में कृषि ने व्यापार की जो प्रतिकूल स्थिति है उसका सामना किया है। 1980s के दशक से ही कृषि को लेकर व्यापार की प्रतिकूल स्थिति देखी गई है। और इसके अलावा अगर हम उन समय की बात करें जब जो व्यापार है वो कृषि के पक्ष में था, जैसे कि 1990s का जो दशक था और उसके बाद में 2012-13 का जो समय था जब व्यापार जो है वो कृषि के क्षेत्र में था, लेकिन उस समय भी कृषि में जो प्रवृत्ति है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया था। और इसके संबंध में एक और टिप्पणी ये है कि 2000 का जो दशक है उसके मध्य में कृषक समुदाय
समुदाय जो है उसने लगभग लगातार व्यापार दृष्टि गैर किसानों के प्रतिकूल जो शर्तें हैं उनका सामना किया है, अर्थात किसानों ने कृषि को लेकर जो प्रतिकूल व्यापार है वही देखा है। तो इससे क्या हुआ कि जो बढ़ती हुई अक्षमताएं हैं उसके कारण कृषि का आय का क्षरण हुआ, अर्थात कृषि के क्षेत्र की जो अक्षमताएं बढ़ी उससे किसानों की जो आय है उसका क्षरण हुआ। किसानों की आय का क्षरण होने से क्या हुआ और इस तरीके से जो स्थिति बदली उससे क्या हुआ कि जो कृषि का क्षेत्र है उसमें निवेश में भी कमी देखी गई। अगर किसानों को आय ही पर्याप्त नहीं मिलेगी तो उस क्षेत्र में उनके द्वारा आगे निवेश नहीं किया गया, वहीं विभिन्न सरकारों के द्वारा भी इस क्षेत्र में विशेष कार्य नहीं किया गया। देश में अगर हम कुल निवेश के बारे में बात करें तो देश में जो कुल निवेश किया जाता था उसमें 1950 का जो दशक था उस समय 18% निवेश किया जाता था कृषि के क्षेत्र में, और वो निवेश 1980 का जो दशक था उसमें गिरकर केवल 11% रह गया। लगभग 11% के आसपास इसमें निवेश हुआ। बाद के दशकों में कृषि की जो हिस्सेदारी है वो दोहरे अंकों तक नहीं पहुंचने की स्थिति में बहुत खराब हो गई। मतलब इसके बाद में जो कृषि में निवेश है वो 11% से भी कम अर्थात 10% के अंदर अंदर रह गया। तो अगर हम हाल के पिछले 5 वर्षों के आंकड़े के बारे में बात करें, अगर हम 2014 से 15 से लेकर 2018-19 का जो समय है उसके बारे में बात करें तो कृषि का जो औसत हिस्सा है वो 7.6% था निवेश का। हालांकि इस अस्वीकार्य स्थिति के बावजूद भी आजाद भारत में हर सरकार ने व्यवस्थित रूप से कृषि में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया है, कृषि में ज्यादा निवेश नहीं किया गया। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न सरकारों के द्वारा निवेश नहीं किया गया उससे क्या हुआ कि जो कृषि संसाधन है उनका जो अधिक कुशल उपयोग है वो सुनिश्चित नहीं हो सका। अगर इन संसाधनों पर निवेश किया जाता तो कृषि के जो संसाधन है उनका कुशल उपयोग हो पाता, और इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में जो आय है उसमें भी सुधार नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर हम पैदावार पर एक नजर डालें तो भारत में अन्य देशों के साथ में प्रमुख फसलों की जो पैदावार है उसकी त्वरित तुलना इस देश में कृषि की जो निराशाजनक स्थिति है उसकी पुष्टि करती है। यदि कोई गेहूं और चावल में अपनी पैदावार के मामलों में देशों को रैंक करता है, अगर गेहूं और चावल की जो पैदावार है उसके संबंध में विभिन्न देशों की रैंकिंग की जाती है तो जो भारत का स्थान है इन दोनों फसलों में, अगर हम 2019 में बात करें तो गेहूं में वो 45वां रैंक होगा और चावल में वो 59वां रैंक आएगा भारत का। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उच्च पैदावार होती है, तो अगर इन क्षेत्रों को हटा दे तो भारत की जो रैंकिंग है वो और भी नीचे चली जाएगी। तो दूसरे शब्दों में हम ये देख सकते हैं कि देश के जो अधिकांश क्षेत्र हैं उनमें किसानों के लिए कम पैदावार के बीच में अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, अर्थात एक तो पैदावार कम है, दूसरा उनकी आय कम है, तो ऐसे में जो किसान हैं उनमें अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। और इसके अलावा जो बाजार है वो हमेशा से ही किसानों का विरोधी रहा है, जिससे उनके लिए अपनी जो उपज है उसके लिए जो पारिश्रमिक की कीमतें हैं उसे लेना असंभव हो गया है। किसान अपनी उपज के लिए अपना जो पारिश्रमिक है वो तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम कृषि उपज मंडियों के वर्चस्व वाली जो विपणन प्रणाली है उसके बारे में बात करें तो ये जो कृषि विपणन प्रणाली है उसने जो छोटे किसान हैं उसके हित जो हैं उनके खिलाफ कार्य किया है, वो उनके हित के खिलाफ साबित हुई है। लेकिन अभी सरकार के द्वारा जो नया फार्म बिल लेकर आया गया है उसमें सरकार ने ये जो बड़े बिचौलियों को लाने का की बात बोली है, उसके लिए इस एडिटोरियल में ये बोला जा रहा है कि जो कृषि उपज मंडी थी उसकी जगह पर अब ये जो बड़े बिचौलिए लाए जाएंगे ये कृषक समुदाय को और दुखी पहुंचाएंगे, ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा। तो ऐसे समय में जब जो पैदावार है वो कम है, किसाई की आय कम है, निवेश जो है वो भी कम किया है, तो इसी प्रकार से जो कृषि सब्सिडी है वो लेकर आई गई थी। अर्थात ये जो पूरी चर्चा है ये भारत की कृषि सब्सिडी के संबंध में उपयोगी है। सरकार के द्वारा ये जो सब्सिडी दी जाती है, एक प्रकार से ये जो दान दिया जाता है, ये एक मूल्य है जो कि देश के जो नीति निर्माता है उनकी विफलता के लिए एक भुगतान करता है। अर्थात देश के जो नीति निर्माताओं ने कृषि के संबंध में सही नीति नहीं बनाई है, उनकी जो विफलता रही है उसका भुगतान जो है वो कृषि सब्सिडी के द्वारा किया जाता है, जो कि कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसे व्यापक रूप से संबोधित करता है। तो इस प्रकार से जो नीति है, जो नीतियों का व्यापक सेट होता है, अगर नीतियों का व्यापक सेट सरकार के द्वारा बनाया जाता तो जो क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता है उसमें सुधार
चलाता, किसान अनुकूल जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करता, और उसके लिए जो किसान समुदाय है उनके साथ में संलग्न होने की बजाय जो सरकार है उनके द्वारा क्या किया गया कि लगातार खाद्य सुरक्षा जो है वो दी गई, अर्थात फूड सिक्योरिटी दी गई, ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो सब्सिडी है वो दी गई। तो सरकार को इस प्रकार की सब्सिडी देने की जगह अगर सरकार नीतियां बेहतर करता तो वो किसानों के लिए ज्यादा अच्छा होता। यहाँ पर ये कहा जाना चाहिए कि सरकार ने सब्सिडी को जारी रखने में विफलता के रूप में महसूस किया है, अर्थात सरकार की जो विफलता है उसे सरकार ने छुपाया है सब्सिडी के माध्यम से। दोनों उद्देश्यों में से कोई भी देश के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है। इसी समय हालांकि उचित नीति ढांचे के बिना सब्सिडी के वितरण में उत्पादन की जो संरचना है वो विकृत हो गई है, अर्थात एक तो देश में उचित नीति ढांचा नहीं है, और ऐसे में जो ये सब्सिडी दी जा रही है उससे क्या हो रहा है कि जो उत्पादन की संरचना है वो विकृत हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक खाद्य भंडार के जो मामले हैं उसमें अवांछनीय परिणाम जो है वो सामने आए हैं। और फिर भी भारतीय कृषि की जो बुनियादी बीमारियां हैं उनको पर्याप्त रूप से इसने संबोधित नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब सब्सिडी को वास्तव में भारतीय किसानों के लिए अस्तित्व की किट बना दिया है, अर्थात जो सब्सिडी है वो किसानों के लिए एक प्रकार से अस्तित्व बन गया है, तो संभवतः ये जो सरकारी सब्सिडी है, ये जो सरकारी दान है, इसके परिणाम को समझने की आवश्यकता है और अन्य देशों से इसकी तुलना की जानी चाहिए। तो अगर हम विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों से कृषि पर जो समझौता हुआ है उसके तहत उनकी कृषि सब्सिडी को अधिसूचित करने की उम्मीद है, और सब्सिडी सूचनाएं ये समझने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करती है कि भारत इस संबंध में अन्य देशों के साथ में कहाँ खड़ा है। अर्थात अगर हम भारत की तुलना अन्य देशों के साथ में करें तो यहाँ पर अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर किसान के बारे में बात करें तो वर्ष 2018-19 के लिए भारत की जो नवीनतम अधिसूचना आई थी उससे ये पता लगता है कि भारत के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है वो $56 बिलियन के लगभग है, इससे थोड़ी ज्यादा ही है। और हाल ही के वर्षों में सरकार के द्वारा सब्सिडी का जो एक बड़ा घटक है, मतलब कुल 43% अर्थात 24.2 बिलियन डॉलर जो है वो कम आय या संसाधन गरीब किसान जो है उनको प्रदान किया जाता है, जो एओए का उपयोग करते हैं। भारत ने ये सूचित किया है कि उसके 99.43% जो किसान है वो निम्न आय या संसाधन रूप से गरीब है। तो निम्न आय का मतलब क्या होता है, किन किसानों को निम्न आय वाला कहा जा सकता है? तो 2015-16 में जो कृषि जनगणना हुई थी उसके अनुसार ऐसे किसान जिनके पास में 10 हेक्टेयर से या फिर उससे कम की भूमि है तो उन्हें निम्न आय वाले किसान कहा जाता है। तो इस प्रकार भारत सरकार के अनुसार लगभग पूरे कृषि क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर किसान जो है वो शामिल है। तो जो फार्म सब्सिडी है उसके दो प्रदाताओं के बारे में हम बात करें जिनके द्वारा फार्म सब्सिडी दी जाती है, तो यहाँ पर हम यूएस के बारे में बात करेंगे और यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इनसे भारत की तुलना करें तो इसने समर्थन का एक बहुत बड़ा आयाम दिया है कि भारत के द्वारा सब्सिडी क्यों दी जाती है। इसकी तुलना अगर हम यूएस और यूरोपीय यूनियन से करें तो भारत की जो सब्सिडी है उसको समर्थन मिल जाता है। अमेरिका जो है उनने 2017 में $131 बिलियन और इसके अलावा यूरोपीय संघ जो है उन्होंने भी 2017-18 में लगभग $93 बिलियन जो है वो सब्सिडी के रूप में प्रदान किए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भारत के द्वारा जो सब्सिडी दी गई है वो इन देशों की तुलना में कम है। इसके अलावा पूर्ण संख्या में कृषि सब्सिडी की जो तुलना है उसको करने का एक अच्छा यार्डस्टिक ये प्रदान नहीं करती है। तीनों देशों के लिए कृषि मूल्य संवर्धन के लिए सब्सिडी का जो अनुपात है वो एक बेहतर स्थिति दे सकता है। तो अगर हम मूल्य संवर्धन के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में बात करें, अर्थात जो वैल्यू एडिशन है उसमें कितनी सब्सिडी दी जा रही है, तो भारत के द्वारा जो कृषि सब्सिडी दी जाती है वो भारत के द्वारा जो कृषि में मूल्य संवर्धन करती है अर्थात वैल्यू एडिशन करती है वो केवल 12.4% है। वहीं पे अगर हम यूएसए और यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करें तो यूएसए में जो वैल्यू एडिशन होता है वो 90.8% होता है और वहीं पे जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर 45.3% वैल्यू एडिशन होता है। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उससे कृषि मूल्यवर्धन जो है वो काफी कम होता है। तो कृषि सब्सिडी की जो वास्तविकता है वो हमें यहाँ पर इस प्रकार से पता चलती है। ये इस एडिटोरियल में पूरा बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ जो कि पेज नंबर 7 पर प्रकाशित
प्रकाशित हुआ है स्ट्रॉज इन द विंड इन साउथ ब्लॉक। ये जीएस पेपर 2 के आईआर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें एक तरीके से ये बताया गया है कि 2020 में जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो साउथ ब्लॉक है, वहाँ की स्थिति किस प्रकार की रही, ये जो 2020 में छोटी छोटी घटनाएं हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन सभी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो आप इस एडिटोरियल को बस एक बार देख सकते हैं। ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से अमेरिका की जो स्थिति है वो अनिश्चित रही, चीन के द्वारा किस प्रकार से सीमा पर गतिरोध किया गया, यात्रा पर जो गंभीर प्रतिबंध लगाए गए वो किस प्रकार से रहे। इसी के अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि चीन को लेकर भारत की क्या चुनौती रही, मोदी डिप्लोमेसी 2.0 जो आई उसमें किस प्रकार से परिवर्तन देखा गया, जो क्वाड ग्रुपिंग है उसके द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जाने की उम्मीद की गई। साथ ही यहाँ पर यह बताया गया है इनटॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की असहिष्णुता को देखा जाता है। ये देखा जाता है कि कोई जो आंतरिक विकास है उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना जो है वो असहिष्णुता उसमें देखी जाती है। मतलब अगर किसी देश में कोई आंतरिक विकास हो रहा है तो उसको अंतरराष्ट्रीय रूप से वहां पर इनटॉलरेंस देखा जाता है। तो उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस एडिटोरियल को एक बार आप स्वयं से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन जो है वो पहले कई बार हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, जो कि पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है और ये जीएस पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण है। गिव एडिक्वेट टाइम फॉर अ प्रॉब। तो ये जो एडिटोरियल है इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो संवेदनशील मामले हैं उनकी जांच करने के लिए जो समय रेखा है अगर वो संकीर्ण हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो प्रतिक्रियागत खामी होती है उनकी गुंजाइश होती है। वास्तव में ये एडिटोरियल जो है ये क्यों प्रकाशित हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के द्वारा 2019 में दिशा बिल लाया गया था और उसी के चलते अब महाराष्ट्र सरकार जो है उनके द्वारा भी हाल ही में इस प्रकार की घोषणा की गई है। तो ये जो बिल है इनमें क्या बात की गई है कि जो संवेदनशील मामले हैं उनकी जो जांच है वो शीघ्रता से होनी चाहिए, जैसे दिशा बिल में भी यही बोला गया। और इसके अलावा महाराष्ट्र के द्वारा जो महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले हैं उनको सख्ती से निपटने के लिए जो कानून लाया गया जिसे बोला गया महाराष्ट्र शक्ति अधिनियम, और उस महाराष्ट्र शक्ति अधिनियम में ये बोला गया है कि जो यौन शोषण के अपराध है उनके लिए कड़ी सजा जो है वो 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का इसमें प्रावधान है। तो ये एडिटोरियल जो है इसमें ये बताया गया है कि इस प्रकार से जो जांच करने में जल्दी की जाती है उससे क्या होता है कि प्रतिक्रियागत जो खामियां हैं वो रहने की गुंजाइश रहती है। तो इस एडिटोरियल में ये बताया है कि जो दिशा बिल आया था और इसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शक्ति अधिनियम लाया गया है इसमें 15 दिन के अंदर जांच करने की बात की गई है। हालांकि अगर हम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो दिशा बिल लाया गया था इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा जो पूछे गए सवाल थे उनके जवाब में इसे अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है इस दिशा बिल को। फिर भी इसके जो कुछ प्रावधान हैं उन पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जांच की अवधि को कम करने के लिए अधिक राज्य जो हैं वो कानून बना रहे हैं। तो हम इन बिलों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दिशा बिल है उसके अंदर क्या किया गया है कि जो महिलाओं के उत्पीड़न होता है, बच्चों पर का यौन उत्पीड़न होता है या फिर बलात्कार संबंधी मामले होते हैं जहाँ पर पर्याप्त निर्णायक सबूत जो है वो उपलब्ध हो, तो इस तरीके के जो जघन्य अपराध होते हैं उनके लिए जो 7 कार्य दिवस हैं उनके भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य है, ये दिशा बिल के अंतर्गत बोला गया। जब शीर्ष अदालत जो है वो पहले ही अभियोजन पक्ष के बयान के पक्ष में फैसला दे चुकी है, अगर जो बयान है वो विश्वसनीय है तो जो अभियुक्त है और जो फॉरेंसिक साक्ष्य होते हैं उनको प्रकृति में अपवित्र होने का दोषी ठहराने के लिए ये पर्याप्त है। अर्थात अगर अदालत के द्वारा पहले ही केवल बयान के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है तो जो अभियुक्त होता है या फिर जो फॉरेंसिक साक्ष्य होते हैं उन्हें गलत ठहराया जाना जो है वो दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होते हैं। और पुलिस के द्वारा ये जो पर्याप्त निर्णायक सबूत होते हैं इनकी व्याख्या एक समस्या बनी रहेगी। पुलिस जो है वो वास्तव में मुख्य रूप से अपराध से संबंधित जो सभी सबूत होते हैं
उनके संग्रह से संबंधित है। ये केवल न्यायालय के मूल्यांकन के लिए है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य जो हैं वो अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। अर्थात पुलिस के द्वारा सिर्फ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, न्यायालय ये मूल्यांकन करता है कि ये जो साक्ष्य हैं ये अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। इसके अलावा ये जो एडिटोरियल है इसमें जांच के समय को लेकर बात की गई है। इसमें ये बोला गया है कि यौन उत्पीड़न और हत्या ये दो ऐसे भीषण मामले हैं यहाँ पर जिनका उपयोग करना यहाँ महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर सकते हैं निर्भया मामले की। निर्भया मामले के बारे में आप सभी को पता होगा। तो निर्भया मामला जो है उसमें ये देखा गया कि था कि पुलिस ने जो रिपोर्टिंग है उस मामले की वही 18वें दिन में की थी, एक आरोप पत्र पर इसे दायर किया था। तो अगर रिपोर्टिंग ही इतने दिनों बाद की जाती है तो ये कैसे मुमकिन है कि 7 दिनों में या 15 दिनों में जांच पूरी हो जाए। इसके अलावा ये देखा गया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और मामले की कड़ी निगरानी नहीं की गई। हालांकि इसके बाद में अगर हम हाथरस मामले के बारे में बात करें तो हाथरस मामले में पुलिस को चार्जशीट दायर करने में 90 दिन से अधिक का समय लगा था। तो यहाँ पर ये कुछ उदाहरण जो है वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के बारे में बात करें इस संबंध में, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है उसमें ये बोला गया है कि 10 साल तक की कैद से दंडनीय अपराधों से संबंधित जो जांच है अर्थात ऐसे दंडनीय अपराध जिसमें जो सजा है वो 10 साल तक की होगी तो वो अभियुक्तों को हिरासत में लेने के 60 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए और 10 साल से ऊपर की कोई आपराधिक सजा है तो अभियुक्त को हिरासत में लेने के 90 दिनों के भीतर ये जो जांच है ये पूरी हो जानी चाहिए, अन्यथा जो अभियुक्त है वो जमानत पर रिहा किया जाएगा। यद्यपि हर जांच को अनावश्यक देरी के बिना पूरा करना होता है, लेकिन अपराधियों के बड़े होने पर पूरी जांच की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। प्रत्येक जांच को तथ्यों और परिस्थितियों के अपने सेट के द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें भी कंसीडर किया जाना चाहिए, कुछ कारक हैं जिन्हें माना जाना चाहिए कि जो जांच होती है वो भले से यहाँ पर 60 दिनों में होने की बात है या 90 दिनों में होने की बात है, लेकिन उसके बाद में और भी कुछ कारक होते हैं। तो आमतौर पर जो जांच का समय है वो अपराध की जो गंभीरता है, आरोपी व्यक्ति है और जो एजेंसियों की संख्या है उन पर निर्भर करता है। तो जो जांच का समय है उसमें जो जांच अधिकारी होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है या फिर जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ होता है उसके द्वारा जो अपराध की जांच की जाती है, साथ ही जो पीड़िता के द्वारा बयान दर्ज किया जाता है, आईओ और न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो गवाह होते हैं, पीड़िता की जो चिकित्सा रिपोर्ट होती है एक ऐसी जगह पर जहां पर एक महिला चिकित्सक उपलब्ध हो, अर्थात पीड़िता की जो चिकित्सा जांच है वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर महिला चिकित्सक मौजूद हो। इसके अलावा जो अभियुक्त व्यक्ति होते हैं, माता पिता होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं या स्कूल से उम्र में संबंधित दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं, बच्चे के शिकार या अपराध के जो मामले हैं उनसे संबंधित जो दस्तावेज पुलिस के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, फॉरेंसिक साइंस की जो लैब होती है उसमें जो डीएनए का निष्कर्ष निकलता है, आरोपी व्यक्तियों का जो परीक्षण पहचान परेड की जाती है या फिर अपराध का जो हथियार है उसे जब्त किया जाता है, अपराधी की गिरफ्तारी की जाती है, तो ये जो सभी है ये जांच में शामिल होता है और इसमें काफी समय लगता है। तो इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि एक तथ्य इसके अलावा ये है कि अगर बलात्कार का मामला है, अगर रेप का केस है तो उस समय में ये देखा जाता है कि जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, वो कुछ समय के लिए आघात के अधीन रहता है और वो तुरंत बयान देने में सक्षम नहीं होता है। तो जो जांच की गति और गुणवत्ता है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या किसी पुलिस स्टेशन के पास में जांच और कानून व्यवस्था की जो इकाइयां हैं वो मौजूद है, जो शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुपालन के लिए लंबे समय से लंबित एक पुलिस सुधार है। अर्थात जांच और कानून से संबंधित जो इकाइयां हैं उनकी मौजूदगी जो है वो एक पुलिस सुधार है जो होना चाहिए, लेकिन वो कई स्थानों पर अभी मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये उपलब्ध आईओ जो होता है अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस समय उपलब्ध है या नहीं, महिला पुलिस अधिकारियों की कितनी संख्या है, इसके साथ ही जो फॉरेंसिक लैब होती है उसमें कितना समय लगता है, जो डीएनए इकाई है उसका आकार क्या है, उसकी वृद्धि पर निर्भर करता है कि कितने डीएनए रिपोर्ट जो है वो उस समय दी जा सकती है। तो इन सभी पर ये जो जांच है वो निर्भर करती है। तो अगर इस तरीके से जांच के दिनों में कमी कर दी जाएगी, जांच को तेजी से कराया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रह जाए और हो सकता है कि
जो प्रतिक्रियागत खामियां हैं वो उस जांच में रह जाए। तो इस एडिटोरियल में अंत में ये बोला गया है कि जो संवेदनशील अपराध है उनकी जांच तेजी से होनी चाहिए, ये सही है। हालांकि जांच के लिए जो संकीर्ण समय सीमा है वो तय करने से क्या होगा कि प्रतिक्रियागत खामियां जो है उनकी गुंजाइश बढ़ जाएगी, जिसका परीक्षण के दौरान शोषण किया जा सकता है। तो हो सकता है कि अगर इतना तेजी से जांच की जाए तो कुछ खामी रह जाए और उसका शोषण हो। इसलिए अवास्तविक समय सीमा तय करने के बजाय पुलिस को अतिरिक्त संसाधन दिए जाने चाहिए ताकि वो कुशलतापूर्वक वितरित कर सके और पुलिस कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर सके। इसके बाद में अगला एडिटोरियल जिसकी हम चर्चा करेंगे वो पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और ये जीएस पेपर 2 के आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बताया गया है कि नेपाल में अभी जो राजनीतिक संकट चल रहा है उसमें किस तरीके से भारत के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। तो नेपाल में ये देखा जा रहा है कि अभी के समय में वहां पर राजनीतिक संकट चल रहा है। नेपाल में क्या हुआ है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उनने संसद को भंग करने और चुनावों को बुलाए जाने का एक विवादास्पद फैसला लिया है। और इसके अलावा ये देखा गया कि केपी ओली के द्वारा संसद को भंग करने का और चुनाव कराए जाने का जो फैसला दिया उसके कुछ ही दिनों के भीतर चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल जो है वो काठमांडू आ गए। तो बिना बुलाए नेपाल में 4 दिन का दौरा करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उप मंत्री गुओ यूजो जो है वो नेपाल पहुंचे और नेपाल में जो चीनी राजदूत हैं हाओ यांगी वो दोनों ही भारत समर्थक कही जाने वाली जो नेपाली कांग्रेस है उन्होंने उनको साधना शुरू कर दिया और उनके साथ में उनकी बैठक हुई। बीजिंग ने ये चिंताजनक संदेश दिया है इस प्रकार से कि नेपाल की जो राजनीति है वो उसमें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। अर्थात इस प्रकार से ऐसे समय में बिना बुलाए नेपाल में जाने से वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो नेपाल का आंतरिक राजनीति है वो उसमें उनका एक प्रकार से हस्तक्षेप है, लेकिन भारत के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया इस संबंध में नहीं दी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि सीपीसी का अर्थात जो चीन की पार्टी है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग है उसके उप मंत्री के नेतृत्व में टीम ने जो राजनीतिक नेता है उनसे मुलाकात की और जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और ओली उनसे उन्होंने मुलाकात की और ये कहा कि पार्टी में विभाजन को उलटने की कोशिश करें, अर्थात पार्टी में विभाजन की जो बातें चल रही है उसे उलटने की कोशिश की जाए और ओली और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं पुष्पा कमल दहल अर्थात प्रचंड और माधव नेपाल को मनाए। तो इस प्रकार से चीन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम केपी ओली की बात करें तो केपी ओली ने संवैधानिक तख्ता पलट अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल जो कूप हुआ है उसका वर्णन करने का जो अपना फैसला है उससे उकसाने का कोई संकेत नहीं दिखाया है, जो कि वैकल्पिक सरकार गठन के जो विकल्प हैं उन पर चर्चा किए बिना चुनावों के लिए बुला रहे हैं। अर्थात नेपाल में ये देखा जा रहा है कि केपी ओली के द्वारा जो वैकल्पिक सरकार है उसका विकल्प देखे बिना ही चुनाव कराए जाने की बात बोली जा रही है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति भंडारी से एक समर्थन के माध्यम से कार्यवाहक प्रधान के रूप में मंत्री कैबिनेट फेरबदल जो है वो ले लिया है। इसके साथ ही जो श्री दहल है और जो श्री नेपाल है वो स्पष्ट है कि वो नेपाल की जो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी है उसको विभाजित करने के लिए अपने कदम पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। अर्थात जो कोली हैं और इसके अलावा जो श्री देहल और जो नेपाल है वो पार्टी को विभाजित करने का उनका जो विचार है उस पर कोई पुनः विचार नहीं करेंगे और जब तक कि कोली पीछे नहीं हटेंगे वो प्रतिनिधि सभा अर्थात जो निचला सदन होता है जो लोअर हाउस होता है उसको बहाल नहीं करेंगे और तब तक चुनाव आयोग पर ये लागू होगा। हालांकि ये आश्चर्य की बात है कि ये जो दोनों गुट है वो इस समय जो चीनी प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ में बैठक करने के लिए तैयार है। ये और भी अधिक उत्सुक है कि जो चीनी नेतृत्व है उसका सामना करने का यहाँ पर जोखिम होगा और काठमांडू में विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा सकता है। इसके अलावा अगर हम इस क्षेत्र में भारत की बात करें तो भारत जो है उसके पास में जो नेपाली राजनीति है वहां के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जो प्रमुख प्लेयर हैं उनका एक ऐतिहासिक समझ है। भारत जानता है कि जो नेपाल की राजनीति है वो किस प्रकार से चलती है और ये जो राजनीतिक कश्मकश है उसके लिए भारत का जो दृष्टिकोण है और अधिक व्यवहार्य और संयमित होना चुना है भारत ने, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब नेपाल ने 2015 में जब उनका नया संविधान
उनने अपनाया था उसके बाद में ऐसा हुआ है। श्री दहल जो है उन्होंने 2016 में श्री ओली के साथ में एक गठबंधन सरकार बनाई थी और श्री ओली जो है उनके 20 दिसंबर का ये जो कदम है ये अपरिवर्तनीय प्रतीत होते हैं, फिर भी अभी भी जो संभव समझौते हैं वो नहीं है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने नेपाली पीएम को अपने कार्यों की व्याख्या करने के लिए 3 जनवरी तक का समय दिया है, ये चुनाव की प्रक्रिया को रोक देगा। क्या संसद का जो अध्यक्ष है वो अपने विघटन के बावजूद राष्ट्रपति को निचले सदन में बुलाने के लिए राजी करेंगे? ये स्पष्ट है कि जो भारत है वो नेपाल में अपनी जो पारंपरिक अग्रणी भूमिका है वो नहीं निभा रहा है। श्री केपी ओली जो है, जो महीने से भारत के साथ में जो नक्शे को लेकर विवाद चल रहा था उसके बाद में भारत पहुंचे एक तरफ, और दूसरी तरफ है श्री दहल। श्री दहल जो हैं वो इस अवधि के दौरान करीबी भारतीय सहयोगी रहे हैं। तो इन दोनों को लेकर जो सरकार है वो उलझ रही है और सकारात्मक स्थिति जो है वो नई दिल्ली को अपनी चालों पर विचार करने के लिए और अपना जो ये हिमालयी पड़ोसी है इसकी विनम्रता को अस्थिरता से बचने के लिए कुछ ऐसा स्थान देगी जो उसके संबंधों को दीर्घावधि में उनके निकट अंतर संबंध समृद्धि जो है उसके लिए महत्वपूर्ण हो। तो ये इस एडिटोरियल में बताया गया है। इसके बाद में अगली न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो पेज नंबर 2 पर प्रकाशित हुई है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉ येट टू कैच अप। तो ये जो न्यूज है इसमें बात की गई है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की, कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग जो है वो विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है इससे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले विशेषज्ञों का ये कहना है कि बिना किसी कानून के सरकार के द्वारा ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, चेहरे की पहचान की जो प्रणाली है, इसका जो तेजी से उपयोग किया जा रहा है, इससे क्या होगा कि जो निजता का अधिकार है, जो राइट टू प्राइवेसी है, और इसके अलावा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है अर्थात राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, इन दोनों को ही भारी खतरा है। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार जो हैं उनके द्वारा सक्रिय उपयोग में 16 अलग अलग फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है, जो कि निगरानी, सुरक्षा और पहचान के प्रमाणीकृत के लिए पूरे भारत देश में है, उनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य 17 विभिन्न सरकारी विभाग जो हैं उनके द्वारा इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया की गई है, अर्थात जो फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग की प्रणाली है इसने हाल के दिनों में कई सरकारी विभागों के द्वारा तेजी से तैनाती देखी है और इस संभावित आक्रामक जो तकनीक है इसके उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई विशेष कानून या दिशा निर्देश नहीं है। अर्थात ये जो फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग की प्रणाली है इसको विनियमित करने के लिए कोई विशेष कानून या दिशा निर्देश जो है वो अब तक नहीं है, तो हो सकता है कि इसका दुरुपयोग हो जाए। तो जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनका ये बोलना है कि ये निजता और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो कि मौलिक अधिकार माने जाते हैं उनको लेकर एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये उस सीमा को संतुष्ट नहीं करता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जो जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारतीय संघ का मामला था उसमें दिया था। तो अगर हम बात करें तो 2018 में जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो देश की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक बन गई थी। अर्थात फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस है उनके द्वारा किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन पर जो एक आरटीआई आई थी उसका उत्तर देने से इनकार कर दिया कि क्या इनकी जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसकी तैनाती से पहले गोपनीयता प्रभाव मूल्यांकन इसका किया गया है। तो जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है आईएफएफ, इसके जो सह संस्थापक हैं उन्होंने अपने आरटीआई आवेदन में जो दिल्ली पुलिस है उनसे ये पूछा था कि जो फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग को नियंत्रित करने का जो कोई दिशा निर्देश है, नीति, नियम या फिर मानक संचालन प्रक्रिया है वो उनके पास में है या नहीं। तो दिल्ली पुलिस ने इसका सख्ती से जवाब देते हुए ये कहा था कि जो फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है ये आम जनता की सुरक्षा और सुरक्षा के हितों में जांच में किया जा सकता है
और इस आरटीआई के जवाब में जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने ये कहा था कि चेहरे की पहचान तकनीक का जो उपयोग है वो दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा अधिकृत था। दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है इसे दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अधिकृत किया गया है। लेकिन अगर इसी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये एक प्रकार का फंक्शन क्रीप होगा। क्यों? तो इसमें ये कहा है कि जो वकील अनुष्का जैन है जो कि सूचना के अधिकार को लेकर एक एसोसिएट वकील है, उन्होंने आईएएफ ने उनने ये बताया है कि जो पुलिस है उनको लापता बच्चों पर नजर रखने के लिए दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है उनने एक आदेश के द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उसका उपयोग करने की अनुमति दी थी। अर्थात दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति दी थी जो लापता बच्चे हैं उन पर नजर रखने के लिए। लेकिन वहीं पर अब दिल्ली पुलिस के द्वारा इसका जो व्यापक सुरक्षा, निगरानी और जांच के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है ये एक प्रकार से फंक्शन क्रीप होगा। फंक्शनल क्रीप क्या होता है? फंक्शन क्रीप तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे उद्देश्य के लिए जानकारी का उपयोग करता है जो मूल निर्दिष्ट उद्देश्य नहीं है। अर्थात दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बोला था कि दिल्ली पुलिस के द्वारा लापता बच्चों की जांच के लिए इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा क्या किया गया कि इसका जो उपयोग है वो सुरक्षा, निगरानी और जांच का जो उद्देश्य है उसमें बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से ये एक फंक्शन क्रीप है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये एक प्रकार से जो अति पुलिस की समस्या होती है उसका कारण बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी से जो अति पुलिस की समस्या है वो आ जाए। तो उससे क्या होगा कि कुछ अल्पसंख्यकों को बिना किसी कानूनी समर्थन या किसी भी निगरानी के लक्षित किया जा सकता है कि क्या हो रहा है। अर्थात इससे क्या होगा कि जो सरकार है वो हमें हर समय ट्रैक कर सकती है। तो यहाँ पर बात की गई है आनुपातिकता परीक्षण के बारे में। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जो मानवाधिकार संगठन अनुच्छेद 19 की वकील और शोधकर्ता है विदुषी मर्दा, उन्होंने ये कहा है कि पुट्टुस्वामी का जो फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि सार्वजनिक स्थानों पर भी निजता जो है वो एक मौलिक अधिकार है। मतलब अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर भी हैं तो ऐसे स्थान पर भी जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर इन अधिकारों का उल्लंघन करने की आवश्यकता है तो सरकार को ये दिखाना होगा कि इस तरीके की जो कार्यवाही है वो कानून के द्वारा अनुमोदित है और इस तरीके के जो हस्तक्षेप है उसकी आवश्यकता के लिए आनुपातिक आवश्यक एक वैध उपलब्ध जो खोज है उसमें किया जा रहा है। अर्थात कानून के अंदर उनके द्वारा इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उसके साथ में विभिन्न मुद्दों को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्रालय के तहत एक महत्वाकांक्षी अखिल भारतीय परियोजना जिसका उपयोग राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और विभिन्न राज्यों के जो कानून प्रवर्तन विभाग है उनके द्वारा किया जाएगा। जो आईएफएफ है जो कि एक संगठन है उसने गृह मंत्रालय को अपना एक कानूनी जो नोटिस है वो दायर किया जिसमें पुट्टुस्वामी के फैसले के अनुसार जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसका आधार क्या है ये पूछा और ये आनुपातिकता और वैधता की जो दहलीज है उस पर पूरा नहीं करता है। ये बोला गया आईएफएफ जो कि एक संगठन है उनके द्वारा कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन का सिस्टम है ये पुट्टुस्वामी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसमें जो आनुपातिकता परीक्षण के बारे में बात की गई थी उसकी दहलीज पर सही नहीं है। जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसका आधार 2009 का एक कैबिनेट नोट है। लेकिन कैबिनेट नोट जो है वो एक कानूनी पदार्थ नहीं है, ये एक प्रतिक्रियात्मक नोट है। इसके लिए ये एक वैध कानूनी प्रणाली नहीं माना जा सकता है। अर्थात ये नहीं बोला जा सकता है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है उसे कानून के द्वारा मान्यता दी गई है। इसके अलावा इसमें समस्याएं देखी गई है इसकी सटीकता को लेकर कि इसकी जो सटीकता है वो संदिग्ध हो सकती है। वर्तमान में देश में जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की परियोजना की तैनाती की जा रही है और जो कार्यान्वयन किया जा रहा है वो ये जो परियोजना है इसकी सटीकता पर भी सवाल उठाता है। तो इसकी जो सटीकता है उस पर दो सवाल उठते हैं, एक तो गलत पॉजिटिव को लेकर और एक गलत नेगेटिव अर्थात एक गलत नकारात्मक को लेकर। अर्थात अगर इसके द्वारा किसी व्यक्ति की गलत रूप से पहचान कर ली जाती है तो इससे ये हो सकता है कि उसे अपराध न करने पर भी सजा मिले या उसकी जो पहचान है वो पुलिस के द्वारा गलत तरीके से की जाए। अर्थात हो सकता है कि वास्तव में वो जो व्यक्ति है उसने कुछ किया ही नहीं हो। लेकिन
गलत नेगेटिव क्या होता है कि अगर ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है इसका उपयोग जो है वो सरकार के द्वारा किसी पॉलिसी के लिए या किसी नीति के लिए किया जाता है, किसी सरकारी योजना के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और अगर उसमें इसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है तो उससे क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है वो बहिष्कृत हो जाएगा उस योजना से, अगर इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है। तो सटीकता को लेकर इसमें दो तरीके की चुनौतियां देखी जा सकती है। ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है ये पूरे भारत में बिना किसी कानूनी ढांचे के विकसित और तैनात किए जा रहे हैं, जो कि बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। यदि आप फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी प्रणाली के माध्यम से पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके उपाय जो हैं वो क्या कर सकते हैं। उस स्थान पर कोई ढांचा नहीं है जहां आप उनके जो सवाल हैं वो कर सके। और इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम तुलना करें अमेरिका से, तो अमेरिका के कई शहर और राज्य ऐसे हैं जहां पर ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है इसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अगर हम IBM, माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके की कंपनियों के बारे में बात करें तो इन्होंने कानून लागू करने के लिए इन तकनीकों को नहीं बेचने का फैसला किया है। यहाँ तक कि जो अमेजोन है उन्होंने भी इसको मोहलत दे दी है। तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ये न केवल आक्रामक, गलत और अनियमित है, बल्कि रंग के जो लोग हैं उनके खिलाफ कानून प्रवर्तन के द्वारा भी इसे अनुचित रूप से हथियार बनाया गया है। इसके साथ ही भारत में हमारे पास में लोगों की जो सुरक्षा है उसके लिए कोई कानून नहीं है। हम ये देखते हैं कि भारत में डेटा के उपयोग को लेकर अभी भी कोई कानून नहीं है। निजी जो प्लेयर्स होते हैं उनके द्वारा ये जो डेटा है इसका गलत उपयोग किया जा रहा है, और प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना भी हमारे देश में ये देखा जाता है कि जो पुलिस है उनके द्वारा दुरुपयोग किया जाता है अपनी पावर्स का। तो ऐसे समय में जब कोई प्रौद्योगिकी नहीं है तब पुलिस के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हो सकता है और ज्यादा दुरुपयोग किया जाए और ये समाज के लिए एक अत्याचार बन सकता है। इसके साथ ही ये जो भेदभावपूर्ण पुलिसिंग है उसको स्वचालित करता है और हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें जो मौजूदा अन्याय है उसको बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है ये किस प्रकार से अभी जो है वो कानूनी रूप से सही नहीं है और इसके किस प्रकार से नुकसान हो सकते हैं। अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अर्थात प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है, अर्थात दक्षिण अमेरिका में किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शंस हैं गुआना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और पैराग्वा। तो इसका सही आंसर होगा बी। भूमध्य रेखा जो है वो दक्षिण अमेरिका में गुजरती है ब्राजील से, कोलंबिया से और इक्वेडोर से। तो यहाँ पर हम मैप में देखते हैं तो ये है इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा, और ये गुजरती है एक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राजील से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेरू को टच नहीं करती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में पेरू भी दिया गया है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये पेरू को टच नहीं करती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है वो टच करती है चिली को, अर्जेंटीना को, पैराग्वे को और उरुग्वे को। तो ये चारों कंट्रीज जो है ये आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि एक न्यूज आई है, गवर्नमेंट नॉट फॉर मिशन इन एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है वो यूरोप में है। पैराग्वे एंड डोमिनियन रिपब्लिक, अर्थात गवर्नमेंट के द्वारा एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनियन रिपब्लिक जो है इन तीनों में डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट लाने की बात की जा रही है, अर्थात अपने जो राजदूत है वो यहाँ पर स्थापित करने की बात की जा रही है। यहाँ पर हमने देखा कि एस्टोनिया यूरोप में आता है, पैराग्वे हमने देखा कि ये है पैराग्वे। इसके अलावा अगर हम डोमिनियन रिपब्लिक के बारे में बात करें तो डोमिनियन रिपब्लिक आप देख सकते हैं इस स्थान पर है, ये रहा डोमिनियन रिपब्लिक जो कि कैरेबियन सी जो है उस क्षेत्र में आता है। इसके बाद में अब हम चलते हैं दूसरे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और उनके साथ में राज्य दे रखे हैं। तो सबसे पहले मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। इसके अलावा दूसरा है कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है, तो ये भी गलत है, ये है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में तीसरा है डिब्रू सिखौवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, सही आंसर हो जाएगा सी। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है क्योंकि एक न्यूज प्रकाशित हुई है, असम CM सेट्स
जैन 31 डेडलाइन टू रिहेबिलिटेट नेशनल पार्क डवेलर्स, और इसमें बात की है डिब्रो सिखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख बंदरगाह है? मैंगलोर पोर्ट, कृष्णापट्टनम, पारादीप, पणजी बंदरगाह या JNPT। तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थात मैंगलोर पोर्ट, पारादीप और जो JNPT, ये तीन जो हैं ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, अर्थात ये भारत के मेजर पोर्ट है। तो अगर हम यहाँ पर भारत के मेजर पोर्ट्स के बारे में चर्चा करें तो ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं भारत के मेजर पोर्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले तमिलनाडु में जो भारत के मेजर पोर्ट हैं उसमें आता है चेन्नई पोर्ट और कामारजर पोर्ट। इसके अलावा तमिलनाडु में है VO चिदम्बरम पोर्ट। तो ये तमिलनाडु के 3 मेजर पोर्ट हैं। इसके अलावा अगर हम भारत के दूसरे मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करें तो केरला में कोच्चि पोर्ट जो है वो मेजर पोर्ट अर्थात प्रमुख बंदरगाह है। कर्नाटक में आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, गोवा में आएगा पारगांव पोर्ट। यहाँ पर हमने देखा कि पांजी पोर्ट जो है, पांजी बंदरगाह जो है वो भी गोवा में है, लेकिन ये मेजर पोर्ट नहीं है, ये माइनर पोर्ट है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आता है JNPT पोर्ट और मुंबई पोर्ट जो कि मेजर पोर्ट है। इसके अलावा गुजरात में कांडला पोर्ट आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट आएगा, उड़ीसा में आएगा पारादीप पोर्ट। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में आता है कलकत्ता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट। तो ये भारत के कुछ मेजर पोर्ट हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं। इनसे संबंधित न्यूज प्रकाशित हुई है CCEA नॉट फॉर 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो इसी के संबंध में हमने इन बंदरगाह के बारे में चर्चा करी। अब हम अगले प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतह से हवा में मिसाइल है, अर्थात कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल है? आकाश, स्पाइडर या त्रिशूल। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके संबंध में एक न्यूज प्रकाशित हुई है, कैबिनेट गिव अप्रूवल फॉर आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट। तो ध्यान रखना है कि जो आकाश है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके बाद में हम 2020 में UPSC के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से किसे इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ये बड़े पैमाने पर गैर ऋण पूंजी प्रवाह है। इसके बाद में हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर लिखने की आपको कोशिश करनी है। तो पहला प्रश्न है कि क्या भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करने के लिए नए राजदूतों की स्थापना करनी चाहिए या फिर खर्च में कटौती के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाना चाहिए? गंभीर रूप से चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपको दिया है क्योंकि हमने अभी देखा कि एक न्यूज आई है कि सरकार के द्वारा एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनियन रिपब्लिक जो है वहां पर डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट जो है उन्हें स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके संबंध में आपसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो नए राजदूतों की स्थापना है ये करनी चाहिए या फिर खर्च में कटौती के लिए आधुनिक तकनीक जो है उसका लाभ उठाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी है और जो धनराशि है वो किसानों के संकट को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। इस कथन की जांच करे और वैकल्पिक हस्तक्षेप का सुझाव दे। तो इसके संबंध में हमने आज एक एडिटोरियल डिस्कस किया था। इस प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। तो यहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। आई होप यू लाइक द डिस्कशन। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।